हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। आज की क्लास जो है ना, द हिंदू के एक स्पेशल आर्टिकल पे बेस्ड है और ये आर्टिकल आपकी और मेरी ज़िंदगियों से बहुत जुड़ा हुआ है, आम इंसान की ज़िंदगी से बड़ा कनेक्टेड है। ये आर्टिकल बात करता है भारत की तेज़ ग्रोथ करती हुई अर्थव्यवस्था की और उसके साथ में बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट पे। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद देश में आपको नौकरियों की कमी फील होती होगी। इस आर्टिकल में इसी फिनोमिनन को समझाया गया है। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, जल्दी से शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ में। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, क्लास के अंत में इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मन से हर चीज़ को सीखें और 10 में से 10 आपको मार्क्स मिले। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाए जाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी इंडियाज जॉब्स कॉनंड्रम। देखिए, कॉनंड्रम समझते होंगे आप, एक पहेली, एक पजल जिसका कोई सोल्यूशन ना निकल पाए, ऐसी समस्या जिसका जैसे वो मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, इस तरह की समस्याओं को बोलते हैं कॉनंड्रम। कह रहे हैं जी भारत में भी जॉब्स का एक ऐसा ही कॉनंड्रम आपको देखने को मिलेगा। समझ नहीं पाओगे आप कि इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद जॉब्स की कमी क्यों है। कॉनंड्रम यानी पहेली है ना, ऐसी एक चीज़ जिसका सोल्यूशन ना निकले, और इसके लिए वर्ड्स हमारे पास एनिग्मा, पजल, मिस्ट्री है ना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे। कह रहा है जी ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ द कैंसर सेल। ये जो बात लिखी है ना टाइटल पैराग्राफ में, ये किसी बड़े दार्शनिक ने, बड़े फिलोसफर ने कही थी। आप सर्च करना इनका नाम, मैं तो भूल रहा हूँ, और बड़ी शानदार बात कही गई है इसमें। कह रहा है जी अगर आप ग्रोथ करेंगे, और क्यों करेंगे, सिर्फ ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ। कह रहा है अगर आपकी ग्रोथ दिशाहीन होगी, सिर्फ ग्रोथ के नाम पे ग्रोथ होगी, तो कह रहा है ये ऐसी ग्रोथ जो है ना, वही तो आइडियोलॉजी होती है, वही तो विचारधारा होती है कैंसर सेल की। कैंसर क्या है? बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से किसी टिश्यू का ग्रो करना और उस टिश्यू का बाद में जाकर के टॉक्सिक हो जाना, जिससे इंसान की मौत हो जाए। कह रहा है ऐसे ही अगर आप दिशाहीन ग्रोथ करते हैं तो वो ग्रोथ कुछ नहीं है, कैंसर ही है, आप ही का नुकसान करने वाली ग्रोथ है। तो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे ये कमेंट कर रहा है। ग्रोथ आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, फॉर द सेक ऑफ इसको हिंदी में बोलते हैं के नाम पर। आप जैसे इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं अपनी आम बोलचाल में, यार मैंने दोस्ती के नाम पे बहुत कुछ किया, यार मैंने दोस्ती के नाम पे बहुत कुछ किया। तो माई फ्रेंड, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। देख पा रहे हो कितना जो आप हिंदी में बोल रहे हो वही तो इंग्लिश में है ना। तो के नाम पर जब भी आपको हिंदी में कुछ बोलना हो, इस फ्रेज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ। अभी दिमाग में एक दो सेंटेंसेस बनाओ, दोस्ती के नाम पे, प्यार के नाम पे, रिस्पेक्ट के नाम पे, है ना। आइडियोलॉजी यानी आपकी विचारधारा, आपका बिलीफ सिस्टम, किसी चीज़ के अंदर आपकी थॉट प्रोसेस। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालेंगे। सारे बड़े बड़े वर्ड्स एक साथ शुरू में देख लो ताकि इस आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक देना, ज़रूर से शेयर देना। काफ़ी कम टाइम मिलने के बावजूद जितना हो सकता है क्लासेस को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ फंक्शंस हैं घर पे, मैं फिर भी बीच बीच में टाइम निकाल रहा हूँ ताकि आपके ब्रेक्स ना आएँ, है ना। चलिए, अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको UPSC का कोर्स मिलेगा, पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। सारे एस्पेक्ट्स UPSC के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और SSC के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग SSC के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। राइट, वोकैब शीट अपनी थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं इसको ताकि ठीक से आप पढ़ सको। शुरू करना है, पहला वर्ड है रैम्पेंट।
बड़ा ही कॉमन वर्ड है, अक्सर आप देखते होंगे इस वर्ड को। रैम्पार्ट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं धड़ल्ले से, धड़ल्ले से होती हुई महंगाई, धड़ल्ले से बढ़ता हुआ करप्शन, है ना, धड़ल्ले से। अनकंट्रोलेबल या अनरिस्ट्रेंड भी इसको बोल सकते हैं। द एलिगेशंस ऑफ रैम्पेंट करप्शन मेड द मिनिस्टर रिजाइन। जो करप्शन की एलिगेशंस थी, और करप्शन कौन सा, धड़ल्ले से होने वाला, रैम्पेंट। तो रैम्पेंट भ्रष्टाचार के जो एलिगेशंस थे, जो आरोप थे, उसकी वजह से मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा। इन आरोपों ने मिनिस्टर से रिज़ाइन करवाया, मेड द मिनिस्टर रिज़ाइन। मेक वर्ब को कॉजेटिव फॉर्म में यूज़ किया गया है। जिन बच्चों के कॉजेटिव चैप्टर क्लियर हैं जल्दी से इसको नोट करना। मेक प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म एक्टिव में। अनचेक्ड बोल सकते हैं, एक्सेसिव बोल सकते हैं, अनब्रिडल्ड बोल सकते हैं। धड़ल्ले से होने वाली चीज़ को अनफेटेड भी इसका सिनोनिम है। कभी कभी किसी किसी क्लास में अनब्रिडल्ड और अनफेटेड नाम का वर्ड भी आप देखेंगे। ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, फेटर का मतलब होता है बेड़ियाँ। बेलगाम अनब्रिडल्ड और बिना बेड़ियों का अनफेटेड। चलिए अगला वर्ड है अपने पास इनकॉन्ग्रुअस। ये जो वर्ड है ना इनकॉन्ग्रुअस, इसको इनकॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं। इनकॉन्ग्रुअस और इनकॉन्ग्रुएंट दोनों का मतलब होता है इनकम्पैटिबल। अब आप बोलोगे सर सब कुछ इंग्लिश में बोल दिया आपने। आपने इनकॉन्ग्रुअस एंगल्स देखे होंगे अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो। हिंदी में याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जो एक दूसरे से मेल ना खाते हों, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ के हिसाब से ना हो, मेल ना खा रही हो, उसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। मैं वर्ड बना के दिखाता हूँ सेंटेंस में, आप समझ पाओगे। अ ह्यूज शॉपिंग मॉल इन द मिडल ऑफ द विलेज लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस। एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल गांव के बीचों बीच बेमेल सा लगता था, इनकॉन्ग्रुअस या इनकम्पैटिबल लगता था। शॉपिंग मॉल का काम है शहरों में, गांव में शॉपिंग मॉल क्या करेगा। तो अगर बन गया है तो वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि, है ना, अजीबोगरीब, ना जमने वाली बात लगेगी। इसको आउट ऑफ प्लेस, मिसप्लेस्ड, इनकंसिस्टेंट और अनफिटिंग भी बोल सकते हैं। आप इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। ये दोनों वर्ड्स एक ही हैं, एक पुराने वाली फॉर्म है, एक नई वाली फॉर्म है। इसको आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं और इसको आप बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। चलिए अगला वर्ड है कन्वर्जेंस। अगर आपको वर्ज नाम का वर्ड पता है तो इसका मीनिंग आप निकाल लोगे। वर्ज का मतलब होता है किनारा, कन का मतलब होता है साथ में। अगर दो चीज़ें जो अलग अलग दिशाओं में हों और वो एक दिशा में आकर के किसी बिंदु पे मिल रहे हों, दो किनारे एक जगह आकर के मैच कर रहे हों, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। हिंदी में इसको बोला जा सकता है संगम। समझ पा रहे हो आप। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा डाइवर्जेंस। दो चीज़ें अगर एक बिंदु से शुरू करें और अलग अलग दिशाओं में चली जाएं तो ये डाइवर्ट कर रही हैं, डाइवर्जन दिखा रही हैं, डाइवर्जेंस इसको बोलेंगे। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एक दूसरे के एंटोनिम्स है। इनको कंकरेंस या एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। कन्वर्जेंस को संगम याद रख लेना, संगम से आप इस वर्ड को कनेक्ट कर पाएंगे। कोविड-19 वैक्सीन्स आर द रिजल्ट्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मैनी स्ट्रीम्स ऑफ साइंस। कोविड वैक्सीन जो है एक नतीजा है, एक रिजल्ट है संगम का, कन्वर्जेंस का, मेल का, साइंस की कई सारी स्ट्रीम्स के। इसमें बायोलॉजी भी आ गई, एपिडेमोलॉजी भी आ गई, सोशल साइंसेज भी आ गए, सबका मिक्सचर बना करके आप वैक्सीन बना पाते हैं कन्वर्जेंस से। कॉन्फ्लुएंस इसका सिनोनिम है। यू विल सी दिस वर्ड कन्वर्जेंस इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड है एग्रावेट। बड़ा कॉमन सा वर्ड है। चीज़ों को बद से बदतर बनाना कहलाता है एग्रावेट करना। द मेडिसिन एग्रावेटेड हर सिम्टम्स। मेडिसिन ने, दवाई ने उसके सिम्टम्स को और ख़राब कर दिया। मतलब दवाई लेने से पहले बीमारी कम थी, दवाई लेने के बाद और बढ़ गई, है ना, सिम्टम्स बढ़ गए। तो चीज़ों को बद से बदतर बनाया, एग्रावेट किया। एक्सेसरबेट, एक्सेस्पिरेट, डिटीरियोरेट, रेट्रोग्रेड सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आज आप एक्सेसरबेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास सेडेंट्री। देखिए अगर आप सारा दिन सीट पे बैठे रहें, अपनी पढ़ाई करें, लाइब्रेरी में, ऑफिस में काम करें और कुछ हरकत ना करें, तो ये आपका लाइफस्टाइल जो है ना, ये कहलाता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। मोशनलेस विद लिटिल एक्टिविटी। कोई भी चीज़ जो बैठी रहे, हिले नहीं, सेडेंट्री होती है। पीपल विद सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स। ऐसे लोग जिनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, जो सारा दिन बैठे रहते हैं, वो हार्ट अटैक्स के ग्रेटर रिस्क में हैं। दिल की बीमारियों का जोखिम उनको ज़्यादा है। अब अगर कोई चीज़ सेडेंट्री है तो मान के चलेंगे कि वो इंसान या वो चीज़ जो है ना, बड़ी ही ढीलम ढाल वाली है या बहुत सुस्त है, सुस्त बोल सकते हैं। सेडेंट्री है तभी सुस्त होंगे, अब तभी सेडेंट्री होंगे, नहीं तो चलने फिरने वाला आदमी
जिस आदमी को बहुत ज़्यादा है ना अंदर फुर्ती होती है, अंदर एनर्जी होती है, वो बैठ नहीं सकता सारा दिन। तो इसलिए सेडेंटरी वर्ड को सुस्ताई के साथ जोड़ा गया है, सुस्त इंसान के साथ जोड़ा गया है। और इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है सुस्त के लिए स्लगिश। ठीक है, तो वैसे दोनों वर्ड्स अलग हैं, सेडेंटरी और स्लगिश अलग हैं, लेकिन दोनों की तासीर एक जैसी है। तो आज आप स्लगिश नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, ढीला या सुस्त के लिए वर्ड यूज़ होता है। चलिए 5 वर्ड्स हो गए डिटेल में। टेलीग्राम से शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं हर रोज़ की तरह, इट विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। समरी वही है, जॉब्स है नहीं और इकॉनमी रोज़ 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन है ना, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स मार रही है, चौके छक्के लगा रही है। ऐसा जनरली होता नहीं है। तो दो ही बातें हैं ये, या तो इकॉनमी इतने बड़े चौके छक्के नहीं लगा रही जितनी सरकार क्लेम कर रही है। सरकार कह रही है कि 8% 7.5% से ग्रो कर रही है इकॉनमी, या तो ये बात सच नहीं है, या फिर जो ग्रोथ की जा रही है वो दिशाहीन है। कुछ ही लोगों के पास सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है। वैसे तो हर इकॉनमी में यही होता है, 80% लोगों के पास 20% पैसा होता है, 20% के पास 80% पैसा होता है। ये संसार का नियम है। लेकिन अगर इस 80-20 को मैं 90-10 पे ले आऊँ या 95-5 पे ले आऊँ ना, तो उससे क्या होगा, 5% लोग जो हैं इंडिया की वेल्थ को कंट्रोल करेंगे और 95% के पास खाने पीने की प्रॉब्लम्स होंगी। तो कह रहा है ये एक जॉब कॉन्ट्रम है भारत में, और इसी चीज़ को आपको एनालाइज करके बताया गया है। ठीक है, आज की टोन मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा। वैसे जो टोन है ना वो इस तरह की है जिसमें आप अविश्वास दिखाएं, आपको सरकार की बातों पे, सरकार के दावों पे थोड़ा सा शक होता है ना, ऐसी टोन वाला आर्टिकल आज का। इस टोन को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं यू विल सी इन द क्लास एट द एंड ऑफ द क्लास। शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़ना है इसको। द इंडियन इकॉनमी अर्जेंटली नीड्स टू जनरेट ओवर 25 मिलियन जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। कह रहा है भारत की इकॉनमी को अर्जेंटली ज़रूरत है, और किस चीज़ की, कि पैदा करे, जनरेट करे 25 मिलियन जॉब्स को, 2.5 करोड़ नौकरियों को। और कब, अगले 5 सालों में। यानी 50 लाख नौकरियां हर साल तो अर्जेंटली बनानी पड़ेंगी। अगर ये नहीं बनी तो फिर और नुकसान हो जाएगा। और क्यों करना है भाई ये 50 लाख नौकरियां हर साल, 2.5 करोड़ 5 साल में, ऐसा क्यों करना है? टू एड्रेस करने के लिए, टू इन्फिनिटिव है, रीज़न बताता है। एड्रेस करने के लिए, और किसको, रैम्पेड अनएम्प्लॉयमेंट, धड़ल्ले से बढ़ती हुई जो है बेरोजगारी को। समझ गए सिंपल सेंटेंस। इकॉनमी जो है, इंडियन इकॉनमी सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है। द इकॉनमी नीड्स टू जनरेट ओवर 25 मिलियन जॉब्स। चलिए 25 मिलियन तो हाँ 2.5 करोड़ ही हो गया। आगे कह रहा है जी, डिस्पाइट द मोदी गवर्नमेंट्स क्लेम ऑफ एन इम्प्रेसिव 8% GDP ग्रोथ लास्ट ईयर, दिस हैजंट ट्रांसलेटेड इनटू एडिक्वेट जॉब क्रिएशन। डिस्पाइट यानी बावजूद, कह रहा है जी बावजूद मोदी गवर्नमेंट के इस दावे के, क्लेम के, जो है एक इम्प्रेसिव 8% की GDP ग्रोथ का, और जो हुई थी पिछले साल लास्ट ईयर। कह रहा है जी बावजूद इस पूरी बातचीत के, इस बड़े दावे के, हुआ क्या, हुआ ये कि ये चीज़ जो है ना 8% की ग्रोथ, ये ट्रांसलेट इनटू नहीं की गई है। ट्रांसलेट इनटू करना क्या होता है, आपने इंग्लिश में कुछ पढ़ा और हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसका अनुवाद किया, तो मीनिंग थोड़ा ना बदल जाएगा, भाषा बदलेगी ना, शब्द बदलेंगे। वैसे ही अगर ग्रोथ को अपने एम्प्लॉयमेंट में चेंज करें तो एक रूप बदल जाएगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ग्रोथ बहुत तेज है, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। कह रहे बावजूद इस बड़े दावे के, ये ग्रोथ जो है 8% की, ये ट्रांसलेट इनटू नहीं हुई है, ये चेंज इनटू नहीं हुई है, ये कन्वर्ट इनटू नहीं हुई है। और किस चीज़ में, एडिक्वेट जॉब क्रिएशन में, पर्याप्त तौर पे नौकरियों के क्रिएशन में। और हमें पता कैसे लगी ये बात, कहाँ से पता लगी? कह रहा है जी एविडेंट फ्रॉम द हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। ये चीज़ एविडेंट है, ये चीज़ क्लियर है, जग जाहिर है, सबके सामने है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख करके, बड़ी बेरोजगारी की दर को देख करके। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखिए आपने, ये डिस्पाइट वाला पूरा क्लोज है, पूरा फ्रेज है, ये बता रहा है क्यों हुआ। दिस आया सब्जेक्ट, दिस आया 8% ग्रोथ के लिए, वर्ब है इसकी हैजंट ट्रांसलेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। ट्रांसलेट इनटू होना, किसी चीज़ का दूसरी जो है रूप में कन्वर्ट होना। और ये जो है ना, ये लास्ट वाला फ्रेज, ये इस पूरी बात के बारे में बता रहा है कि ये चीज़ एविडेंट है। ये एविडेंट की जगह आप ऐसा भी लिख सकते थे, विच इज़
एविडेंट फ्रॉम हाई एम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो विच इज, विच वॉज, विच हैज़ बिन, विच हैव बिन, ये विच से बनने वाले क्लॉजेज में आप विच और वर्ब को निकाल करके क्लॉज को फ्रेज में चेंज कर सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ मैं, लेकिन जो बच्चे राइटिंग कोर्स में हैं उन बच्चों ने अच्छे से सीखा है, कम से कम वो तो इसको रिवाइज कर सके, है ना। कब एडजेक्टिव क्लोज को एडजेक्टिव फ्रेज में आपको चेंज करना और कैसे चेंज करना है, ये फॉर्मूले आपको करवाए गए हैं। और जिन्होंने नहीं सीखा कोई बात नहीं, एक दिन अलग से इसकी क्लास लूँगा यूट्यूब पे, इस चीज़ को अपने देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, वाइल द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स शो अ स्लाइट डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इट्स इनकॉन्ग्रुएंट विद सच रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। वाइल से क्लोज शुरू हुआ है, विरोधाभास बताएगा, कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा। कह रहा है जी, जहाँ ऐसा है और कैसा है, सरकारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, आंकड़े हैं। स्टैटिस्टिक्स समझते हो? पहली बात तो आप इसको बोल भी नहीं पाते होंगे ठीक से, काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, वो स्टैटिक चार्ज तो अलग चीज़ है, वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ले आए आप। ये है स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब होता है फिगर्स या आंकड़े। कह रहे जहाँ सरकारी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो वो दिखाते हैं थोड़ी सी एक कमी को बेरोजगारी में। कह रहे बात हुई ये जहाँ ऐसा सरकारी आंकड़ों ने दिखाया। विरोधाभास वाली बात क्या है? कह रहे इससे उल्टी बात ये है कि ये जो डिक्रीज है ये इनकॉन्ग्रुएंट है, ये बेमेल है, ये इनकॉन्ग्रुएंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है इस बढ़ती हुई रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में। भैया आपकी इकॉनमी 8% पे बढ़ रही है, आपने खुद बताया, ठीक है। 8% पे बढ़ती हुई इकॉनमी में तो अनएम्प्लॉयमेंट 1-2-2.5% होनी चाहिए ना। आप बता रहे हो कि 10 से 8 हो गई, तो अभी भी 8 की जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट है, बहुत ज़्यादा मेल नहीं खा रही 8% की इकॉनमिक ग्रोथ से। तो समझ पा रहे हैं ना, जैसे वो गांव के बीच में शॉपिंग मॉल था, उसका कुछ काम नहीं है, वैसे ही इतनी ज़्यादा बेरोजगारी का ऐसी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से कोई कनेक्शन होना नहीं चाहिए। कह रहा है जी, देयर हैव बिन फ्यू टेकर्स फॉर द गवर्नमेंट्स क्लेम्स अबाउट जीडीपी ग्रोथ रिफ्लेक्टेड इन इलेक्शन रिजल्ट्स। कह रहा है जी, वहाँ रहे हैं देयर हैव बिन फ्यू टेकर्स। देखो टेकर वो आदमी है जो किसी चीज़ को ले, चाहे तो फिजिकल फॉर्म में चाहे फिगरेटिव फॉर्म में। फिगरेटिव फॉर्म में वो टेकर्स वो होगा जो मेरी बात को मान लेगा। मैंने बोला ऐसा है, उसने बोल दिया ठीक है ऐसा है जी, मैंने मान लिया। तो ये जो ऐसा आदमी होता है जो आपकी बात समझ लेता है, आपकी बात में विश्वास करता है, यकीन करता है, वो बन जाता है टेकर। कह रहा है जी, बहुत कम टेकर रहे हैं, बहुत कम ऐसे विश्वास करने वाले, भरोसा वाले रहे हैं। और किसके लिए? सरकार के इन क्लेम्स या दावों के लिए, जो है जीडीपी ग्रोथ का 8% की, है ना। बहुत कम लोग मान रहे हैं इस बात को कि सरकार सच बोल रही है, ऐसा तो है। और पता कैसे लगा? कह रहे जी, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन इलेक्शन रिजल्ट्स। ये वही चीज़ है जो रिफ्लेक्टेड है, जो हमें दिखाई भी दी चुनाव के नतीजों में। नहीं तो 8% की ग्रोथ हो और सच्ची ग्रोथ हो और उसको अच्छे से आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, तो बम्पर रिजल्ट आना चाहिए ना इलेक्शन का। तो ये इलेक्शन रिजल्ट से हमें पता लगा कुछ ही लोग हैं जो इस ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। टेकर्स की वो है हैव बिन, टेकर यानी एक्सेप्टर, ऐसा आदमी जो किसी बात को मान ले, ठीक है। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, फिर भी करवा देता हूँ मैं, आप में से काफ़ी लोग नए होते हो क्लासेस में। कॉन्सेप्ट ये है कि देयर की वर्ब है हैव बिन, देयर की वर्ब है हैव बिन, लेकिन अक्सर आप देयर के बाद में हैज़ बिन भी देखोगे। तो कब हैव बिन लगाना है, कब हैज़ बिन लगाना है, कब वॉज लगाना है, कब वर लगाना है, कब इज़ लगाना है, कब आर लगाना है, देयर के बाद में, ये आपको सीखना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई साहब? आपको दिमाग में एक बात लगा लेनी है, बिठा लेनी है कि देयर के बाद में जो वर्ब आई है उसका देयर से कोई कनेक्शन है ही नहीं। फिर किससे कनेक्शन है उसका? उसका कनेक्शन है वर्ब के बाद आने वाले नाउन से। अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, अगर वो नाउन सिंगुलर या अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर होगी। कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट की फॉर्म में भी देखते हैं, फॉर्मूला की तरह। देयर एक डमी सब्जेक्ट है, इसकी खुद की कोई वर्ब नहीं है। द पुलिस रेडेड द वेयर हाउसेज ऑफ द कंपनी। पुलिस ने रेड मारी कंपनी के वेयर हाउसेज पे, कंपनी के गोदाम जो है गोदामों पे। बट फाउंड नथिंग देयर, लेकिन उनको मिला कुछ भी नहीं वहाँ। अब ये देयर जो है ना वहाँ की बात कर रहा है, ये वो वाला देयर नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ये देयर तो एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रही है, कहाँ पे कौन सा काम हुआ, पुलिस को कुछ नहीं मिला वहाँ। लेकिन यही देयर जब आप सब्जेक्ट बनाते हैं तब आपको कन्फ्यूजन होती है। जैसे शी वॉज नॉट देयर लास्ट नाइट, वो लड़की वहाँ रात में नहीं थी। यहाँ भी देयर जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। अब देखो इस देयर को, इस एडवर्ब को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ। देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। हिंदी में बोलना हो ना एक राजा था, तो अंग्रेजी में बोलते हैं देयर वॉज ए किंग।
दो राजे थे तो देयर वर टू किंग्स। किंग के हिसाब से वॉज लगा दिया, वर के हिसाब से, किंग्स के हिसाब से वर लगा दिया। एकदम आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। बीच में लास्ट में आया हुआ देयर क्या होता है? एडवर्ब का काम करता है, जगह की बात करता है। शुरू में आने वाला क्लोज के देयर क्या करता है? वो किसी चीज़ के होने को बताता है, लेकिन उसकी खुद की वर्ब नहीं होती, वर्ब होती है वर्ब के बाद में रखे हुए नाउन की। तो नाउन अगर किंग तो वर्ब है वॉज। यहाँ पे इज भी आ सकता था, अगर वो राजा अभी भी है तो देयर इज ए किंग। और यहाँ पे किंग्स प्लूरल है तो वर्ब होगी वर। चलो अब दो क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट आपने सीखा है तो अप्लाई भी करके देखते हैं। ऑन द मंडे मॉर्निंग देयर वॉज या देयर वर विस्पर्स ऑफ अनदर बैंक कोलैप्स। मंडे की मॉर्निंग को, सोमवार की सुबह को ऐसी विस्पर्स हमें देखने को मिली। ऐसी विस्पर्स क्या होती हैं? छोटी छोटी बड़बड़ाता ना आदमी, फुसफुसाहट बोलते हैं हिंदी में। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, बस समझ में नहीं आती क्या बात हो रही है। तो ऐसी विस्पर्स थी एक और बैंक के कोलैप्स की। विस्पर्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी ऑफ कोर्स। दूसरे केस में देखो, देयर हैज़ या हैव बिन एन इम्प्रूवमेंट इन द वेदर लेटली। वेदर में एक इम्प्रूवमेंट हमें दिखी है, मौसम में हमें थोड़ी सी बेहतरी दिख रही है लेटली। लेटली का मतलब है हाल ही में, है ना, पिछले 1-1.5-2 घंटों में। तो क्या समझूँ मैं यहाँ पे? इम्प्रूवमेंट के लिए वर्ब लगानी है। इम्प्रूवमेंट सिंगुलर है, आगे एन लगा हुआ है, वर्ब आएगी सिंगुलर, यहाँ लिखोगे हैज़ बिन। चलो अब इस कॉन्सेप्ट में कम से कम वाईटी के किसी स्टूडेंट का कोई नंबर कभी कटना नहीं चाहिए। कहीं दिख जाए तो सबसे पहले देयर को देखते ही इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है आपको। एक क्वेश्चन आप सभी को एज होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इसको ट्राई देनी है। इट इज़ बिलीव्ड दैट आफ्टर द लास्ट सिविल वॉर देयर हैज़ या हैव बीन सम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन अमेरिकन सोसाइटी। ऐसा माना जाता है कि आखिरी गृह युद्ध के बाद कुछ बुनियादी ढांचागत बदलाव आए हैं अमेरिका के समाज में। तो यहाँ पे हैज़ लगाऊँ, हैव लगाऊँ, खुद से ट्राई देना और डालना कमेंट्स में। गलत होगा तो आपको ज़रूर से बताएंगे। बढ़े आगे। चलो, कुछ बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं सर ऐसे कॉन्सेप्ट हमें आते हैं, मत करवाएं। भाई सबको नहीं आते, और जब नहीं करवाता हूँ उस दिन ज़्यादा मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमें तो नहीं आता था। कह रहा द रीसेंट 2024 जनरल इलेक्शन आउटकम्स अंडरस्कोर अ सिग्निफिकेंट सेटबैक फॉर द बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी। रीसेंट जो 2024 का इलेक्शन था और इसके जो आउटकम्स थे, नतीजे थे, ये अंडरस्कोर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं, हमें अच्छे से दिखाते हैं, अंडरस्कोर करते हैं। और किसको? एक बड़े सेटबैक को, एक बड़ी नाकामयाबी को, झटके को। सिग्निफिकेंट यानी बड़ा, सेटबैक यानी नाकामयाबी। और किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये कौन सी पार्टी है? नाउ फोर्स्ड इनटू ए कोलिशन विद आइडियोलॉजिकली डाइवर्जेंट पार्टीज। जो अब फोर्स्ड है, जो मजबूर हो गई है एक कोलिशन में आने को, एक गठबंधन में आने को, विचारात्मक तौर पे या आइडियोलॉजिकली अलग थलग पार्टियों के साथ, डाइवर्जेंट पार्टीज के साथ। डाइवर्जेंट याद है ना, दो एक ही बिंदु से दो अलग अलग दिशाओं में चीज़ें निकल रही हैं। तो इनकी पार्टी अब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ऐसे डाइवर्जेंट नेताओं के साथ, उनकी पार्टियों के साथ में कोलिशन में आ गई है। और ये अपने आप नहीं आई है, ये फोर्स्ड है, मजबूर होकर के आई है। इलेक्शन आउटकम्स यानी चुनाव के नतीजे, सब्जेक्ट है इसकी अंडरस्कोर। अंडरस्कोर हाईलाइट करना, किसी चीज़ को प्रकाश डाल के, रोशनी डाल करके सबके सामने लाना। ठीक है। सेटबैक यानी क्या होता है? एक बड़ा सा फेलियर या फेलियर से आने वाला झटका। बड़े फेलियर को सेटबैक, डिबैकल या फियास्को वर्ड से बताया जाता है। और बड़ी कामयाबी के लिए, ह्यूज सक्सेस के लिए हमारे पास वर्ब है, वन वर्ड है, ब्रेक थ्रू। दोनों वन वर्ड याद रख लेना, बड़ी नाकामयाबी और बड़ी सफलता, सेटबैक और ब्रेक थ्रू। डिबैकल, फियास्को भी याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। बढ़े आगे। चलो, कह रहे जी कोलिशन क्या होता है? गठबंधन, अलायंस। डाइवर्जेंट यानी जो आपस में मेल ना खाएं, जो अलग अलग दिशाओं में जाते हों। कह रहे जी दिस रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट ओवर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कह रहे ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, हमें दिखाती है बढ़ते हुए रोष को, असंतोष को, डिसकॉन्टेंट को, इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर, आर्थिक असमानता के ऊपर। और कह रहे कौन सी आर्थिक असमानता है? एक्सैसरबेटेड ड्यूरिंग द बीजेपीज टेन्योर, जो और ज़्यादा बद से बदतर हो गई, एक्सैसरबेट हो गई, एग्रावेट हो गई बीजेपी के टेन्योर में, बीजेपी के कार्यकाल में। वेयर अ मेयर 1% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल्स
40% ऑफ द नेशंस वेल्थ, अ ग्लेरिंग के शेप्ड इनइक्वालिटी। कह रहे जहाँ सिर्फ 1%, अ मेयर यानी सिर्फ, ओनली 1% जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करती है 40% देश की वेल्थ को। कह रहा है ये अपने आप में एक ग्लेरिंग के शेप्ड इनइक्वालिटी है। ग्लेरिंग यानी चमकने वाली, दूर से दिखे समझ में आए, ग्लेरिंग। और के शेप्ड इनइक्वालिटी कैसी होती है, के की शेप कैसी होती है, एक मिनट रुकना। के ऐसे बनता है ना, ये होता ना के। तो ये है अमीर और ये है गरीब। अमीर अमीर होता जाए और होता ही जाए, गरीब गरीब होता जाए, उसकी परचेज पावर पैरिटी में जो उसकी पर कैपिटा इनकम है कम होती जाए, तो इसको बोलते हैं के शेप्ड इनइक्वालिटी। तो ये एक के शेप इनइक्वालिटी देश में हो रही है। 1% पॉपुलेशन के पास 40% वेल्थ है पूरे देश की। सेंटेंस का मीनिंग निकल गया। दिस की वर्ब है रिफ्लेक्ट्स, डिसकॉन्टेंट यानी रोष, गुस्सा, असंतुष्टि। एक्सेसरबेटेड, एग्रावेटेड यानी जो चीज़ बद से बदतर हो रही हो। बीजेपी के टेन्योर में ये इनइक्वालिटी और बढ़ गई। 1% जो पॉपुलेशन है उसकी वर्ब है कंट्रोल्स। पॉपुलेशन सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर है। 1% के हिसाब से वर्ब नहीं आई, वर्ब आई है 1% पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन सिंगुलर होगा तो एस लगा दोगे आगे, वर्ब के आगे, है ना। चल अब ये अ मेयर वाला कॉन्सेप्ट देख लो फटाफट से, सबको आना चाहिए। देखिए अ मेयर और एक दूसरा वर्ड है मेयरली, ठीक है। एक वर्ड है मेयर, दूसरा है मेयरली। आपको ये समझना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और कब कौन सा यूज़ होगा। दोनों का मतलब होता है ओनली। अगर इन दोनों वर्ड्स को मैं यूज़ करना चाहूँ सिंगुलर एक ही फॉर्म में, तो दोनों का मतलब होता है ओनली। देखो वैसे तो इस पर एक अलग से क्लास हमने की हुई है 10 मिनट की, कोशिश करेंगे इस क्लास को मैं यहाँ डाल दूँ। जो बच्चे डिटेल में सीखना चाहें लॉजिक के साथ में, इस क्लास से यहाँ से सीख लेना। और अगर आपको फटाफट सीखना है एक फॉर्मूला के तौर पे, तो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। जनरली फॉर्मूलाज मैं करवाता नहीं हूँ, पर जितना टाइम है उतना ही पढ़ा पाऊँगा आधे घंटे में। तो फॉर्मूला ये कहता है जी, अगर आपके पास प्लूरल नाउन हो और उसके आगे ओनली लगाना हो, तो आप यूज़ करें मेयर का, ठीक है। ओनली का भी यूज़ कर सकते हैं और मेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लूरल नाउन के आगे मेयरली नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि मेयरली जो है वो एक एडवर्ब है। एडवर्ब कभी भी नाउन्स के आगे नहीं आएगी, आएगी तो वो वर्ब को मॉडिफाई कर रही होगी, दिखाऊंगा अभी आगे आएगी, लेकिन नाउन के लिए एडवर्ब कभी नहीं आ सकती। तो प्लूरल नाउन के लिए आप मेयर का इस्तेमाल करेंगे, और मेयरली का इस्तेमाल प्लूरल नाउन से पहले करना ही नहीं है। अच्छा नाउन अगर सिंगुलर हो, अगर नाउन सिंगुलर है तो आप मेयर के आगे अ लगा देंगे। सिंगुलर है ना भाई नाउन, तो मेयर के आगे अ लगा देंगे। और अगर आप मेयरली का इस्तेमाल करना चाहें तो आप मेयरली के बाद में अ लगाएंगे। लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक वीडियो में सिखाया हुआ है, फिर बता देता हूँ। ये अ तो इस नाउन से जुड़ जाएगा और मेयरली वर्ब से जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हो? ये मेयरली नाउन से नहीं जुड़ेगा, ये मेयरली वर्ब से जुड़ जाएगा, और अ जो है नाउन से जुड़ जाएगा। चल अगर कोई नंबर आ जाए 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 1000, लाख, करोड़, जो भी नंबर, किसी भी नंबर से पहले आप या तो लगाएं मेयरली या फिर लगाएं अ मेयर। अ मेयर 20 सेकंड्स या मेयरली 20 सेकंड्स। अ मेयर 2% बजट या मेयरली 2% बजट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, और सारा मेयर मेयरली का कॉन्सेप्ट इन 3 फॉर्मूला में आ जाता है। प्लूरल नाउन से पहले दोनों में से सिर्फ मेयर आएगा, क्योंकि मेयर एक एडजेक्टिव है, नाउन्स को मॉडिफाई कर लेता है, मेयरली अकेला नहीं कर पाता। सिंगुलर नाउन हो तो इसके आगे आप अ लगा दें, अ मेयर, और मेयरली के बाद में अ लगा दें। सिंगुलर है, अ से जस्टिफाई हो जाएगा, और मेयरली वर्ब के साथ जुड़ जाएगा, दोनों काम कर देंगे। अगर कोई नंबर आ जाए, आंकड़ा आ जाए, तो उसके पहले अ मेयर या फिर मेयरली, इसके आगे अ नहीं आएगा, मेयरली, खाली वो नंबर आपको लिखना है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। वी आर मेयरली पॉन्स इन द स्ट्रगल फॉर पावर। हम सिर्फ पॉन्स हैं, प्यादे हैं, पावर की स्ट्रगल के, शक्ति के जो संघर्ष है, उसकी शक्ति का जो गेम है उसके हम प्यादे हैं। तो पॉन्स क्या है? पॉन्स एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन से पहले मेयरली आ नहीं सकता, चाहे अ के साथ लगाओ, अ तो लगेगा नहीं प्लूरल से पहले, वैसे भी नहीं लगता, तो मेयरली का आने का कोई चांस ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे वी आर मेयर पॉन्स। क्लियर है? चलो, हिज प्रेजेंस इन द पार्टी वॉज मेयर फॉर्मेलिटी। उसकी जो प्रेजेंस थी पार्टी में वो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। फॉर्मेलिटी एक सिंगुलर नाउन है, इसको अनकाउंटेबल नाउन भी बोल सकते हो। तो अनकाउंटेबल हो या सिंगुलर हो, ट्रीट एक जैसे ही होते हैं इंग्लिश में, आपको पता होगा। तो इससे पहले क्या करें?
या तो लिखें अ मेयर फॉर्मेलिटी, और या फिर आप लिखें मेयरली अ फॉर्मेलिटी। दोनों में से जो लगा दोगे वो ठीक है, दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पे, बोथ आर करेक्ट। हिज प्रेजेंस इन द पार्टी वॉज अ मेयर फॉर्मेलिटी या मेयरली अ फॉर्मेलिटी। इट टुक हर मेयर 20 सेकेंड्स टू सॉल्व द पजल। उसको सिर्फ 20 सेकेंड लगे पजल को सॉल्व करने में। 20 आ चुका है, एक नंबर आ चुका है, चाहे ऐसे लिखा हो 20 चाहे ऐसे लिखा हो 20, नंबर आ गया ना। तो जैसे ही नंबर आप देखें तो नंबर से पहले आपको लगाना है या तो अ मेयर और या फिर आपको लगाना है मेयरली। इट टुक अस अ मेयर 20 सेकेंड्स और मेयरली 20 सेकेंड्स टू सॉल्व द पजल। लास्ट में, योर होप्स ऑफ प्रमोशन आर मेयरली डिल्यूजन। आपकी प्रमोशन की होप्स सिर्फ एक डिल्यूजन है, सिर्फ एक वहम है। आपको लगता है प्रमोशन होगा लेकिन होगा नहीं। तो ओनली या सिर्फ की बात कर रहा है, डिल्यूजन नाम के नाउन से पहले आ रहा है। डिल्यूजन एक सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल भी मान सकते हो इसको। सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप या तो लिखें अ मेयर, है ना, और या फिर लिखें मेयरली अ डिल्यूजन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। द कंपनी क्लेम दैट अ मेयरली 2% ऑफ इट्स बजट वॉज स्पेंट ऑन एड्स। कंपनी ने दावा किया कि सिर्फ 2% इसके बजट का स्पेंड किया गया था एड्स पे। 2% क्या लगाऊं इसके आगे, मेयर लगाऊं, मेयरली लगाऊं, अ मेयर लगाऊं, मेयरली लगाऊं, आपको डिसाइड करना है। चलिए कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है और जितना आप आधे पौने घंटे में सीख पाएंगे इस कॉन्सेप्ट से, आपने पिछले 5 मिनट में मेरे साथ सीख लिया। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट मैंने पूछ लिया आपसे। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदीज क्लेम्स ऑफ लिफ्टिंग मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी थ्रू जीडीपी या ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ है ना, फेस स्केप्टिसिज्म अमिड हाई अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स एंड इलेक्टोरल लॉसेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो दावे हैं लिफ्ट करने के, निकाल लेने के 10 लाख लोगों को गरीबी से बाहर, और किसके जरिए, जीडीपी की ग्रोथ के जरिए। कह रहा है ये दावे जो हैं ये फेस करते हैं, सामना करते हैं स्केप्टिसिज्म का। स्केप्टिसिज्म होता है आपको किसी चीज़ पे शक हो, आपको लगे यार ये सही नहीं बोल रहा, ये बात में सच्चाई नहीं है, तो वो होता है आपका स्केप्टिसिज्म। शंका बोल सकते हैं, संशय बोल सकते हैं। तो ये दावे फेस कर रहे हैं शंका और संशय का, और किस चीज़ के चलते, इन दोनों चीज़ों के चलते। अमिड यानी इन दोनों चीज़ों के बीच, पहली चीज़ है हाई अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स, बेरोज़गारी के बढ़े हुए आंकड़े, और दूसरे हैं इलेक्टोरल लॉसेस, चुनाव में हुए नुकसान। तो इन दोनों चीज़ों के चलते आप देख पाएंगे पीएम मोदी के दावों पे संशय या शंका मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को होने लगा है। क्लेम्स की वर्ब है फेस, स्केप्टिसिज्म यानी डिसबिलीफ, किसी चीज़ पे विश्वास या भरोसा ना आना। और ऐसा आदमी जो किसी भी चीज़ पे विश्वास ना करता हो, हर चीज़ में उसको लगता हो कि भाई सही नहीं है ना, इसमें कुछ गलती है, इसमें कुछ झूठ है, तो ऐसे आदमी को अंग्रेजी में बोलते हैं ने सेयर। ने बना है नौ से, ये हर चीज़ में नो बोलता है। इसको कुछ भी दिखाओगे, बताओगे, ये हाँ नहीं बोलेगा, उससे एग्री नहीं करेगा, ये बोलेगा ना, हो ही नहीं सकता। तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ने सेयर। एक वन वर्ड है, याद रखें। इसके लिए एक और वन वर्ड है, बहुत बार करवाया हुआ है, अगर आपको याद आ गया हो तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। इनक्रेडुलस, ठीक है। क्रेडुलस मतलब जो सब चीज़ों में विश्वास या भरोसा कर ले, जल्दी से कर ले, और इनक्रेडुलस मतलब जिसको आप मना के थक जाएं, किसी भी चीज़ में उसको भरोसा ना आए। तो ये ने सेयर जैसा ही होता है। स्केप्टिक भी इसको बोल सकते हैं, स्केप्टिक नाम का वर्ड भी इन दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द बीजेपी's इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज़ नाउ अंडर स्क्रूटनी। बीजेपी की अर्थव्यवस्था की जो मैनेजमेंट है वो स्क्रूटनी के अंडर है, उस पर जांच चल रही है। स्क्रूटनी मतलब लोग देख रहे हैं उसको, लोग उसको तोल रहे हैं, है ना, हर तरीके से जांच हो रही है। और कब हो रही है, स्पेशली विद रीसेंट कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स फेलिंग टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन इफेक्टिव रिफॉर्म। और ये खास करके हो रहा है स्पेशली साथ ही इस चीज़ के, और वो चीज़ है रिसेंट में हुई कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स, उनका फेल हो जाना, नाकामयाब रहना कि वो लोगों में भरोसे को कायम करे, इंस्पायर करे कॉन्फिडेंस को इफ़ेक्टिव रिफॉर्म के लिए। अगर वही फाइनेंस मिनिस्टर है, वही होम मिनिस्टर है, वही इंडस्ट्री मिनिस्टर है, तो लोगों को यही लगेगा ना जो पहले हो रहा था वही फिर होने वाला है। तो कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो फेल कर गई हैं लोगों में भरोसा दिलाने में
रिफॉर्म का, और इसी के साथ में बीजेपी का अर्थव्यवस्था को मैनेज करने का काम लेंस के अंडर आ चुका है, अंडर स्क्रूटनी आ चुका है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वर्ब है इस। विद के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी 80-90% केसेस में, आपको पता है। विद दिस हैपनिंग, विद दिस डूइंग, विद दिस बिकमिंग। कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, वो आपको अलग से क्लास संडे वाली रीडिंग स्किल्स वाली पहली दूसरी क्लास में करवाए हुए हैं सारे फॉर्मूले। कह रहा है जी द गवर्नमेंट्स नैरेटिव ऑफ सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ इंक्लूडिंग 8.2% इन 2023-2024 इज क्वेश्चन फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी एंड एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन जॉब क्रिएशन। कह रहे सरकार की जो कहानी है, नैरेटिव क्या होता है, एक आप कुछ कहानी बताते हो ना लोगों को, जिससे लोगों का आप में भरोसा हो, आपकी बात को समझें। कह रहा सरकार ने जो नैरेटिव हमारे सामने रखा है, जो इनका कहानी बना के रखते हैं हमारे सामने, जो है सस्टेन जीडीपी ग्रोथ का। जीडीपी ग्रोथ यानी अर्थव्यवस्था में तरक्की, सस्टेन्ड यानी टिकाऊ, जो लंबे वक्त तक चल सके। कह रहा है जिसमें 8.2% की ग्रोथ भी शामिल है, जो पिछले साल सरकार ने बताया था हुई थी। कह रहा है ये नैरेटिव जो है ना, अब इसको सवाल किया जा रहा है, इज क्वेश्चन, पैसिव वॉइस लगा के इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और क्यों? इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए और इसके एक्चुअल इम्पैक्ट के लिए, जॉब्स के क्रिएशन पे। सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊपना, कौन सी चीज़ कितनी लंबी चलेगी, ड्यूरेबल होगी, टिकाऊ होगी। और एक्चुअल इम्पैक्ट यानी असली असर जो होने वाला है इस चीज़ का जॉब क्रिएशन पे। और ये कब उठ रहे हैं सवाल, कौन उठा रहा है, कब उठ रहे हैं? कह रहा है जी पर्टिकुलरली एज स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स इन की सेक्टर्स रिमेन इनसफिशेंट। कह रहा है ये खास करके इसलिए, पर्टिकुलरली एज का मतलब है क्योंकि या इसलिए, है ना, वो इसलिए क्योंकि जो स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बुनियादी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स में, वो इनसफिशिएंट हैं, नाकाफ़ी हैं। की सेक्टर्स हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर को छोड़ दो, वैसे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट्स बाहर से नहीं आती हैं, हमें डोमेस्टिक ही करनी होती हैं। इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, पावर है, थोड़ा बहुत सर्विस सेक्टर है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बाहर से बहुत कम आ रही हैं। इसको देखते हुए सरकार के नैरेटिव पे अब सवाल उठाया जा रहा है कि 8.5% कैसे करते रहोगे अगर कोई बाहर से पैसा लगाने को तैयार नहीं है हमारे की सेक्टर्स में। नैरेटिव की वर्ब है इस क्वेश्चन, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपना किसी चीज़ का। आज हिंदी वाले मीनिंग लिख करके नहीं लाया हूँ मैं, कल से आपको हर क्लास में हिंदी मीनिंग ज़रूर मिलेगा इंग्लिश के साथ में, है ना, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे वर्ड्स को। कह रहा है जी एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट अ फर्दर स्लिप इन ग्रोथ। एक्सपर्ट जो हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो भरोसा, वो अंदेशा दे रहे हैं। प्रिडिक्ट करना, आगे का अंदेशा देना, भविष्यवाणी देना, एक और स्लिप का, एक और गिरावट का हमारे देश की ग्रोथ में। और कैसे दे रहे हैं भाई? कास्टिंग डाउट्स ऑन द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज अमिड्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कास्ट करते हुए, डाउट को फेंकते हुए, संशय को या डाउट को सरकार की इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज पे, और किस चीज़ के चलते? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते, राजनीतिक अस्थिरता के चलते। तो एक पार्टी की सरकार नहीं बनी है, गठबंधन की सरकार है, पॉलिटिकली इनस्टेबल मामला है। तो एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि आगे चल करके आपको ग्रोथ में गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए, सब कुछ समझ पा रहे होंगे होपफुली, बड़ा इजी सा आर्टिकल है आज का। अब देखेंगे लास्ट सेंटेंस, लास्ट पैराग्राफ है, 1-2 सेंटेंसेज है इसमें आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। कह रहा है जी लास्ट में, द नीड फॉर ए न्यू इकोनॉमिक अप्रोच इज़ अर्जेंट। कह रहा है जी जो नीड है एक नई इकोनॉमिक अप्रोच की, वो बड़ी अर्जेंट है, बड़ी ज़रूरी है, अभी के अभी हमें चाहिए। येट अनहिंडर्ड बाय पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड अ लैक ऑफ कंसेंसस ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अमंग कोलिशन पार्टनर्स। कह रहे जो अभी तक येट हिंडर्ड है, हिंडर यानी रोकना, हिंडर्ड यानी रुका हुआ, जिसके रास्ते में रोड़े लगे हुए हैं। कह रहे ये नीड अर्जेंट तो है, लेकिन इसके रास्ते में बहुत रोड़े हैं, हिंडर्ड है, ये ऑब्स्ट्रक्टेड है। और किस वजह से? एक तो पॉलिटिकल डिविजन्स की वजह से, फ्रैगमेंटेशन की वजह से, अलग अलग फ्रैगमेंट हो चुके हैं पॉलिटिक्स के, है ना, 2-3 पार्टियां, 4 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। तो एक तो पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हो गया पार्लियामेंट में, इसकी वजह से। और दूसरा एक लैक ऑफ कंसेंसस है, एक आम सहमति की, एग्रीमेंट की, कंसेंसस की कमी है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के कोलिशन पार्टनर्स के बीच। ठीक है ना, तो नीड बड़ी अर्जेंट है, लेकिन इन सब चीज़ों से रुकी हुई है। पार्लियामेंट में फ्रैगमेंटेशन मिलेगा, खास करके रूलिंग और अपोजिशन के बीच में बहुत बड़ी डिवाइड आपको मिलेगी, और जो कोलिशन पार्टनर्स हैं
उनका भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के कंसेंसस बन नहीं पा रहा है। कंसेंसस होती है आम सहमति, सभी के बीच की राय। फ्रैगमेंटेशन यानी डिवाइड, है ना, डिवीजन। नीड की वर्ब है हिंडर्ड यानी रुका हुआ, जिसके रास्ते में रोड़े पड़े हों। कह रहा है एज इंडिया ग्रैपल्स विद मैसिव इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड स्लगिश इंडस्ट्रियल ग्रोथ, द पैथ फॉरवर्ड डिमांड्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड बाई पार्टीशन कोऑपरेशन। कह रहा है जैसे जैसे इंडिया ग्रैपल विद करता है, सामना करता है, कंटेंट विद करता है, निपटता है मैसिव इनफॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट से। देखिए इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा है? जो फॉर्मल नहीं है ना, जो दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे है ना, रेडी लगाने वाला कोई आदमी है ना, ये भी फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट है। जो टैक्स नहीं पे कर रहा है या जिसका कोई सरकार के पास डिटेल्स नहीं है। कह रहा है मैसिव इनफॉर्मल सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट है, जैसे जैसे इंडिया इससे ग्रैपल विद कर रहा है, इससे निपट रहा है, इसका सामना कर रहा है। और एक स्लगिश जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी देख रहा है इंडिया। स्लगिश यानी सुस्त, जिसमें थोड़ी सी कमी हो एनर्जी की। कह रहा है वैसे वैसे जो रास्ता है, पैथ है फॉरवर्ड का, वो डिमांड करता है दो चीज़ों की। एक तो नए सॉल्यूशंस की, कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की, इनोवेटिव सॉल्यूशंस की, और दूसरा रूलिंग और अपोजिशन के बीच में कोऑपरेशन की, बाय पार्टीशन कोऑपरेशन की। बाय पार्टीशन का मतलब ये होता है जो सत्ताधारी पार्टी है, जो अपोजिशन धड़ा है, ये दोनों मिलकर के बाय पार्टीशन जो है इक्वेशन बनाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की भारत को ज़रूरत है। समझ गए? कह रहा है जी ये काम अब कैसा काम है? कह रहा है ये है अ टॉल ऑर्डर इन टुडेज फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है, टॉल ऑर्डर है, बड़ा मुश्किल टास्क है आजकल के डिवाइडेड या फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप में, सियासी परिदृश्य में। जब ऑपोजिशन और रूलिंग एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। तो इस ऐसे एक माहौल में बाय पार्टीशन कोऑपरेशन करवाना और कुछ नया सोच करके, रिस्क लेकर के कुछ नया करके दिखाना, ये एक टॉल ऑर्डर जैसा है, अपने आप में बड़ा ही ह्यूज टास्क है। मीनिंग समझ गए लास्ट सेंटेंस का? जैसे जैसे ये होता है वैसे वैसे इस बात की हमें ज़रूरत होती है, इन चीज़ों की। ये काम अपने आप में बड़ा मुश्किल है। इंडिया की वर्ब है ग्रैपल्स विद, ग्रैपल विद, डील विद, कंटेंट विद, कोप विद। याद है ना? पुट अप विद। कोप के साथ में अप नहीं लगाना है, कोप अप विद गलत होता है। और पुट के साथ में अप लगा के विद लगाना है अगर किसी चीज़ को सह रहे हैं, उससे निपट रहे हैं। टैकल के साथ में कुछ प्रेपोजिशन लगानी ही नहीं है, टैकल समथिंग। सब फिक्स प्रेपोजिशंस हैं, ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चंस बनेंगे इन पे, एक एक नंबर के, मुफ्त के नंबर है जहां आपको क्वेश्चन दिखे। स्लगिश यानी सुस्त, लिथार्जिक, लैगर्ड बोल सकते हैं इसको। टॉल ऑर्डर, ह्यूज टास्क। बड़े काम के लिए, टॉल ऑर्डर के लिए एक और इडियम हमारे पास, हरक्यूलियन टास्क। बड़ा काम, बड़ा मुश्किल काम, हरक्यूलियन टास्क। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। होपफुली इतना इजी भी नहीं था जितना मेरे को लगा था, और इतना मुश्किल भी नहीं है। एकदम बैलेंस आर्टिकल आज का। क्वेश्चन से शुरू करते हैं फर्स्ट से। आर्टिकल के हिसाब से के शेप्ड इनक्वालिटी इंडिया में क्या रिफ़र करती है? तो ये के शेप्ड इनक्वालिटी मैंने के बना के आपको समझाई थी, याद होगा आपको। तो आपको आसान भाषा में बताना है के शेप्ड इनक्वालिटी क्या होती है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। अच्छे बच्चे की तरह वीडियो को पॉज कर लो और देखो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। देखो जी, के शेप्ड का मतलब है अमीर हो रहा है अमीर और गरीब हो रहा है गरीब। के बन गया ना। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिवाइड वेयर वेल्दी बिकम रिचर वाइल द पुअर बिकम पुअरर। सिंपल कौन, मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, है ना? इजी सा क्वेश्चन था ये बहुत। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट क्रिटिकल चैलेंज डज द आर्टिकल सजेस्ट इंडिया फेसेस इन इट्स इकोनॉमिक अप्रोच? कौन सा क्रिटिकल चैलेंज भारत फेस कर रहा है आर्टिकल के हिसाब से अपनी इकोनॉमिक अप्रोच को लेकर के? सबसे बड़ा क्रिटिकल चैलेंज हमारे सामने, सरकार के सामने कौन सा है? देखो चैलेंज एक ही है, बाकी सब चंगासी। इंडिया तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन जॉब्स भी आ जाएं और लोगों के पेट में खाना आ जाए, जेब में पैसा आ जाए, डिग्निटी वाली लाइफ आ जाए, ये सरकार का अब चैलेंज है। तो जनरेट करना है जॉब्स को इनोवेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के चलते, सियासी डिवाइड के चलते। यही सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। ठीक है, चलो
नेक्स्ट पे आओ। रैम्पेंट का मीनिंग पूछा है, ऑफ कोर्स सबका सही होगा ये। मीनिंग नहीं पूछा, कोलोकेशन फ्रेज बताना है। रैम्पेंट क्या होता है? रैम्पेंट कोलिशन होता है, इन्फ्लेशन होता है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं। रैम्पेंट को समझ गए ना? रैम्पेंट से कनेक्शन बिठाना है सही वर्ड का। चलो ये आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिया वीडियो के नीचे, चेक कर लेना। कन्वर्जेंस का मीनिंग पूछा है आपसे, कॉन्फ्लुएंस, डाइवर्जेंस या सेडेंट्री। ने शेयर कौन होता है? ये आदमी कौन है, किस टाइप का आदमी है, बताना है इसके बारे में। टॉल ऑर्डर क्या होता है? अभी लास्ट में आया था ये फ्रेज, टॉल ऑर्डर। और फॉर द सेक ऑफ, इस फ्रेज़ का मीनिंग निकालो और इसको एक सेंटेंस में यूज़ करो। छोटा सा सेंटेंस बना लेना, चाहे 10 वर्ड्स का, जितना सिंपल बना सको उतना बनाना है। ज़रूर से इसको अटैम्प्ट दे करके इस फ्रेज़ को यूज़ करके दिखाना है आपको। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जिसका कोई सोल्यूशन ना दिखे, ऐसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? नैरेटिव बोलते हैं, बाय पार्टीशन बोलते हैं, या कॉनंड्रम बोलते हैं। लास्ट में मिलेंगी 2 एरर्स। पहली एरर आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से मेयरली के आसपास, और दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से या देयर के आसपास। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाले गए हैं वीडियो के नीचे। ज़रूर से खुद के ट्राई दो, और आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले मुझे बताना। कमेंट्स में डाल दिया करो आप, सर 10 में से 9 मिले, 1 मिला, माइनस में मिले, है ना? जो भी आपका रियल मार्क्स है ऑनेस्टी के साथ में शेयर किया करो। क्लास कैसी लगी आज की? अब क्लासेस को रेगुलर करेंगे कल से, काफ़ी ब्रेक्स आ चुके हैं। जो बच्चे क्लास में लास्ट तक रहते हैं, पूरा देखते हैं, तो पीडी लिख दिया करो। और क्लास की थीम अच्छी लगी हो, सब कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो आई लगा दिया करो बाद में, सर पीडी आए, सब कुछ इंटरेस्टिंग था, ऑल वेल। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है, अपना वोट ज़रूर से कमेंट्स में डालें।